हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिल रावत, लेक्चर बायोलॉजी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अनंतपुर फरीदाबाद, आप सभी का स्वागत करता हूं हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एजुसेट के इस लाइव टेलीकास्ट में। बच्चों, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इट्स सेकेंड लेक्चर। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी के कौन कौन से अलग अलग लेवल हैं, बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड में कैसी है, बायोडाइवर्सिटी इंडिया में कैसी है। उसके बाद पढ़ा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या है, मतलब जो लैटिट्यूड्स होते हैं इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी में क्या बदलाव आता है। तो ये पहले पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो ट्रॉपिक्स होते हैं, ट्रॉपिक्स की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा क्यों होती है जब इसकी कंपैरिजन करते हैं हम टेम्परेट जोन से। तो वाई ट्रॉपिक्स हैव ग्रेटर डाइवर्सिटी एज टेम्परेट। सेकेंड इज स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, कि अगर जो एरिया बढ़ाया जाता है तो स्पीसीज की रिचनेस या स्पीसीज के नंबर में क्या चेंजेस आता है। इंपोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम, जो स्पीसीज है इसकी क्या इंपोर्टेंस है किसी भी इकोसिस्टम के लिए। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि अगर ये बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाए तो क्या होगा। एंड फाइनली जो लॉसेस होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, उसके क्या क्या कारण होते हैं कि क्यों बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, क्यों स्पीसीज खत्म हो जाती हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई ट्रॉपिक्स हैज ग्रेटर डाइवर्सिटी देन टेम्परेट। ट्रॉपिक्स की जो डाइवर्सिटी होती है वो टेम्परेट में डाइवर्सिटी कम होती है, ट्रॉपिक्स में डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। ये पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था। बट इसका रीजन क्या होता है कि ट्रॉपिक्स में जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनकी स्पीसीज की रिचनेस ज्यादा होती है। स्पीसीज रिचनेस क्या होता है, किसी भी एरिया के अंदर जो स्पीसीज की अमाउंट है, नंबर्स है, वो स्पीसीज रिचनेस कहलाता है। तो क्या कारण है इसका। पहला कारण है स्पेसिएशन इज जनरली ए फंक्शन ऑफ टाइम। The temperate regions were subjected to frequent glaciations in the past, but the tropics have remained undisturbed and hence had evolved more species diversity. क्या मतलब है इसका कि जो टेम्परेट जोन थे, टेम्परेट जोन में लगातार ग्लेशिएशंस होते रहे, लगातार वहां पे बर्फ जमती रही, ज्यादा चिल्ड एरिया था, ज्यादा ठंड थी तो ग्लेशिएशंस होते रहे जिससे वो डिस्टर्ब रहे। जबकि जो ट्रॉपिक्स रीजन थे वो अनडिस्टर्ब रहे, उसमें कोई खास जो एनवायरमेंट था उसमें चेंजेस नहीं आया। तो टाइम के साथ साथ जो डाइवर्सिटी थी स्पीसीज की वो ट्रॉपिक्स में ज्यादा रही और टेम्परेट में कम रही। ठीक है जी, अनडिस्टर्ब कंडीशंस के कारण पहला रीजन है। दूसरा क्या है जी, द ट्रॉपिकल एनवायरमेंट, जो ट्रॉपिक्स का एनवायरमेंट होता है अनलाइक टेम्परेट आर लेस सीजनल। ट्रॉपिक्स का एनवायरमेंट है वो सीजनल नहीं है, ज्यादा चेंज नहीं होता। जबकि टेम्परेट जो होते हैं बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ज्यादा सीजनेबल चेंजेस होता है। रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, तो ट्रॉपिक्स का जो एनवायरमेंट है कांस्टेंट है एज कंपेयर टू टेम्परेट एनवायरमेंट। सच कांस्टेंट एनवायरमेंट प्रमोट्स निच स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ए ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो जो कांस्टेंट एनवायरनमेंट रहता है जिसमें ज्यादा बदलाव नहीं आता, उससे क्या होता है जो स्पीसीज होती है उनका जो रहने की जगह होती है, निच होता है, वो स्पेशलाइज हो जाता है, कहीं मूव नहीं करती है और उनकी डाइवर्सिटी वहां पे बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है अगर वो फिक्स रहती हैं तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ जाती है जो डाइवर्सिटी को बढ़ा देता है। थर्ड रीजन है इसका कि जो ट्रॉपिक्स होते हैं उसमें इसमें बात करते हैं सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी में क्या है, मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स विच कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। ट्रॉपिक्स जो होते हैं वहां पे जो सोलर एनर्जी होती है वो ज्यादा मिलती है। हमने देखा है कि मान लो ये अगर अर्थ है, ये इसका इक्वेटर है, इक्वेटर के अराउंड 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ जो एरिया होता है, ये एरिया कहलाता है ट्रॉपिकल एरिया। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा था। ये इक्वेटर से ये एरिया जो कहलाता है ये 23.5 अगर यहाँ पे नॉर्थ है
और यहाँ पे साउथ है 23.5, ये एरिया जो कहलाता है इक्वेटर के दोनों ओर, ये ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। और जो सन आता है, सन से जो एनर्जी आती है या रेडिएशंस आती हैं, लाइट आती है, वो ज्यादा आती है एज कंपेयर टू टेम्परेट जोन। और ये ट्रॉपिकल जो मैंने ग्रीन से दिखाया है, इसके बाद जो ऊपर का एरिया होता है नॉर्थ या साउथ की ओर, जिसको मैं दूसरे कलर से शो करता हूं ताकि आप समझ जाएं। ये जो येलो एरिया में दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये टेम्परेट जोन कहलाता है। और टेम्परेट जोन जो होता है, लाइट की इंटेंसिटी वहां पे इतनी ज्यादा नहीं होती है। लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होगी तो क्या होगा, वहां पे जो फोटोसिंथेसिस होगा या प्रोडक्टिविटी होगी वो काफी कम होगी। प्रोडक्टिविटी कम होगी तो वहां पे डाइवर्सिटी भी कम होगी। माइट कंट्रीब्यूट टू इनडायरेक्टली टू द ग्रेटर डाइवर्सिटी। क्लियर है कि जो टॉपिक्स होते हैं वहां पे लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, जिससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होता है और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, जो डाइवर्सिटी को बढ़ा देती है। तो बच्चे 3 कारण हो गए। पहला एनवायरमेंट, ये पहला हो गया कि अनडिस्टर्ब कंडीशंस रहती है टॉपिक्स में, उससे डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। दूसरा, एनवायरमेंटल कंडीशंस कांस्टेंट रहती हैं, वो डाइवर्सिटी को बढ़ा देता है टॉपिक्स में। थर्ड है, सोलर एनर्जी ज्यादा मिलती है ट्रॉपिकल एरियाज में, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और ये तीनों फैक्टर मिला के ट्रॉपिक्स में डाइवर्सिटी को बढ़ा देते हैं अगर कंपैरिजन की जाए टेम्परेट जोन से। क्लियर है। नेक्स्ट है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, कि अगर एरिया और स्पीसीज की हम बात करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं अगर एरिया को बढ़ा देते हैं। स्पीसीज की रिचनेस या स्पीसीज की डाइवर्सिटी में क्या चेंजेस आता है। एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया और जो उनका रिसर्च फील्ड था वो था साउथ अमेरिकन जंगल्स। तो उन्होंने साउथ अमेरिकन के जो जंगल्स थे वहां पे रिसर्च की, स्पीसीज के बारे में जाना कि जो एरिया है और स्पीसीज में क्या आपस में रिलेशनशिप होता है। उन्होंने पाया कि विद इन ए रीजन स्पीसीज रिचनेस इज इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया, कि अगर एरिया बढ़ाते हैं तो जो स्पीसीज की रिचनेस है या डाइवर्सिटी है वो बढ़ती जाती है, बट अप टू ए लिमिट। उन्होंने एक बात ऐड कर दी, अप टू ए लिमिट, कि ये स्पीसीज की रिचनेस एरिया के बढ़ाने पे बढ़ेगी तो सही, पर एक लिमिट तक। और लिमिट बढ़ा दी जाए, एरिया ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो स्पीसीज की रिचनेस उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होती है। इसे मैं पिक्चर से समझाता हूं कि ऐसा कैसे होता है। इस सर्किल में एरिया को डिनोट करता हूं कि मान लो ये एरियाज हैं, ये अलग अलग एरियाज में दिखा रहा हूं आपको समझाने के लिए। सपोज करिए सबसे पहले एरिया ए है, ये अंदर का एरिया है ए, ठीक है जी। कम एरिया है, कम एरिया सपोज करिए इसके अंदर जो स्पीसीज थी उनकी नंबर थे मान लो 10 तरह की स्पीसीज थी एरिया ए के अंदर। अब हमने क्या किया, एरिया बढ़ा दिया, दुगना कर दिया। पहले एरिया ए का कम था, बी जो है उसका एरिया लगभग दुगना कर दिया। अगर एरिया को दुगना कर दिया तो जो स्पीसीज थी वो बढ़ के 10 से हो गई 20, ठीक है जी। ए स्पीसीज कम थी, एरिया बढ़ा दिया, बी कर दिया तो स्पीसीज भी वहां पे बढ़ गई, दुगनी हो गई लगभग। अब एरिया बढ़ा के और ज्यादा कर दिया, एरिया बढ़ा के कर दिया, सपोज करिए ये एरिया बढ़ा दिया सी, इतना एरिया कर दिया सी, तो सी एरिया किया तो स्पीसीज जो थी, जब सी एरिया किया तो 20 से बढ़ के स्पीसीज होगी यहां पे, सपोज कीजिए 40 स्पीसीज होगी, 20 से 40 मतलब एरिया डबल कर दिया लगभग, तो स्पीसीज भी लगभग डबल हो गई। तो ए से बी डबल, वही से बी जब गए तो स्पीसीज बढ़ गई, और बी से जब सी गए तो स्पीसीज और ज्यादा बढ़ गई, लगभग दुगनी हो गई। अब क्या किया, और एरिया बढ़ाया, सी से बढ़ा के एरिया कर दिया हमने डी। जब डी एरिया किया, ये एरिया है मान लो डी, एरिया और ज्यादा बढ़ा दिया, तो जो स्पीसीज बढ़नी चाहिए थी, सपोज कीजिए 40 थी, अगर एरिया सी था तो ये बढ़ के स्पीसीज होगी 50। तो यहां पे डी एरिया जब ज्यादा बढ़ाया तो स्पीसीज लगभग देखिए पहले 10 थी, 10 से 20 हुई, 20 से 40 हुई, 40 से कितनी हुई
केवल 50 हुई, बढ़ी तो सही, सी से जब डी पे गए तो स्पीसीज बढ़ी, पर जिस रेट में बढ़नी चाहिए थी, लगभग दुगनी हो रही थी, वो दुगनी नहीं हुई, कम, केवल जो नंबर था कम बढ़ा, वो 40 से 50 हुई। तो एरिया बढ़ाने पे स्पीसीज की जो रिचनेस थी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। तो यही अलेक्जेंडर वोन हॉमवर्क ने बताया कि जब एरिया बढ़ाते गए ए से बी, बी से सी, तो स्पीसीज बढ़ती गई, बट जैसे ही सी से डी आए, स्पीसीज की बढ़ने की एक लिमिट हो गई, उनकी संख्या उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। तो यही रिसर्च थी अलेक्जेंडर वोमहोल्ट की कि स्पीसीज की रिचनेस, डायवर्सिटी बढ़ती है एरिया के बढ़ाने पर, बट एक लिमिट में ही बढ़ती है। अगर और ज्यादा एरिया बढ़ाया जाए तो स्पीसीज की रिचनेस उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है, वो कांस्टेंट हो जाती है। क्लियर है? इन फैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ टैक्सा लाइक एंजियोस्पर्म प्लांट, बर्ड्स, बैट्स एंड फ्रेश वाटर फिशेस टर्न आउट टू बी ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये क्या कहता है जी? कि अगर स्पीसीज रिचनेस, जो स्पीसीज रिचनेस है और एरिया है, इसके बाद बीच में एक रिलेशनशिप बनाया जाए, जिसमें कि मान लो जो अलेक्जेंडर वॉम हॉलमोट था, उसने अलग अलग एंजियोस्पर्म प्लांट्स को पढ़ा, बर्ड्स को पढ़ा, बैट्स के बारे में देखा और फ्रेश वाटर फिशेस के बारे में देखा कि एरिया बढ़ाते हैं तो स्पीसीज की रिचनेस में क्या फर्क आता है। तो जो उसका ग्राफ आता है वो आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अलग अलग स्पीसीज है, एरिया बढ़ाया, एरिया बढ़ाने के बाद जो ग्राफ आया एरिया और स्पीसीज रिचनेस का, वो कैसा आया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया। क्या होता है, कैसे ग्राफ आता है, समझते हैं। देखिए ये यहां पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ये यहां पे एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं एरिया, ये लिया यहां पे हमने एरिया, एक्स एक्सिस पे लिया एरिया, और जबकि वाई एक्सिस है यहां पे लिया हमने स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज रिचनेस मतलब स्पीसीज की डायवर्सिटी, कि कितनी ज्यादा स्पीसीज है, स्पीसीज रिचनेस लिया वाई पे। तो जो वॉम हॉलबर्ट ने जो ग्राफ निकाला, ये ग्राफ आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस तरह का ग्राफ आता है। ये ग्राफ, जिस तरह का जो ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है ये? कि देखिए अगर हम एरिया बढ़ाते हैं, एरिया बढ़ाने पे मान लो एरिया पहले यहां था, इतना था एरिया, तो स्पीसीज इतनी ज्यादा थी, ठीक है जी। अब और ज्यादा एरिया बढ़ाया, अगर थोड़ा सा एरिया यहां से यहां बढ़ा दिया तो स्पीसीज की रिचनेस बहुत ज्यादा हो गई, मतलब स्पीसीज बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर एरिया यहां से यहां तक बढ़ाया, सपोज कीजिए एरिया और बढ़ा दिया, पहले इतना एरिया था, यहां से बढ़ा के इतना एरिया कर दिया, तो स्पीसीज की रिचनेस और ज्यादा बढ़ी। बट इस लिमिट से बाद अगर एरिया बढ़ाते हैं, जैसे हमने देखा सी से जब डी पे गए तो स्पीसीज की रिचनेस में बढ़ी तो सही, पर ज्यादा फर्क नहीं आया। तो जो ग्राफ आता है स्पीसीज की रिचनेस का और एरिया का, ये ग्राफ आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, जो रेड लाइन आपको शो हो रही है। अब देखिए इक्वेशन के रूप में इसको कैसे लिखेंगे। देखिए स्पीसीज रिचनेस है, इसको मैं डिनोट करता हूं एस से, ठीक है जी। एस स्पीसीज रिचनेस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? एरिया के है, ए। तो पहले उसने बताया अगर एरिया कम है तो स्पीसीज रिचनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एरिया के। एरिया के बढ़ाओगे स्पीसीज रिचनेस बढ़ जाएगी, बट एक लिमिट तक ही बढ़ती है। हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बराबर किया तो ये आया सी ए, और यहां पे आया इसका जेड। सी क्या होता है? सी कांस्टेंट होता है, मतलब कोई भी अगर हम जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसको ओपन करते हैं तो इक्वल करते हैं तो क्या होता है? एक कांस्टेंट आता है, सी एक कांस्टेंट है। तो जो हमारी इक्वेशन आई इसकी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, वो इक्वेशन क्या होगी? वो इक्वेशन होगी एस इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड, ठीक है जी। अब देखिए ये इक्वेशन जो रेड रेड दिखा रखा है, इसकी इक्वेशन होगी एस इक्वल टू सी ए की पावर जेड। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन के लिए दोनों तरफ लॉग लगाते हैं, लॉग के रूप में लेते हैं।
लॉग लॉग के स्केल के रूप में अगर लेंगे तो लॉग लगाएंगे यहां पे भी और यहां पे भी। लॉग s इक्वल टू लॉग c प्लस z आगे आ जाएगा जब लॉग लगाते हैं तो, और ये लॉग a। तो ये इक्वेशन आ जाती है बेटा लॉग लगाने पे, लॉग s इक्वल टू लॉग c प्लस लॉग a। क्लियर है? हमने कुछ नहीं किया, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन थी इसमें केवल दोनों साइड लॉग लगा दिया है। मैथ में ये पढ़ाया जाता है तो मैथ के स्टूडेंट्स इसको अच्छे से जान पाते हैं। लॉग लगाते हैं तो लॉग s इक्वल का साइन यहां पे जो था लॉग c, z पहले आ गया, ये प्लस का साइन प्लस लॉग a। तो ये एक इक्वेशन होगी। अगर जो ग्राफिकल सेक्शन होता है इस इक्वेशन को हम लॉग s स्पीशीज डिस्टेंस के लिए ये y दिखा सकते हैं, प्लस में ये log c कांस्टेंट होता है, प्लस में m, यहां पे m है और ये a है, a x एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो इसके रूप में इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूं मैं। और ये इक्वेशन जो होती है क्योंकि log s किसको दिखा रहा है, y एक्सिस को दिखा रहा है, log s ये y एक्सिस को दिखा रहा है, c कांस्टेंट है, z की जगह मैंने m लिख दिया, log a, और log a किसको दिखा रहा है, ये log a एरिया को दिखा रहा है। कि अगर मान लो मैं एक दूसरी लॉग के रूप में यहां पे ग्राफ खींचूं तो ये ग्राफ ऐसे आता है। ठीक है जी, ये क्या हुआ, यहां पे लिया मैंने x एक्सिस पे log s लिया, और सॉरी y एक्सिस पे log x लिया, और ये log a लिया मैंने x एक्सिस पे। ठीक है जी, तो ये ग्राफ जो आता है बेटा ये आता है एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। और जो ये दिखा रखा है ये इक्वेशन जो है ये स्ट्रेट लाइन की ही एक इक्वेशन है। कि कोई भी ग्राफ होता है अगर इस फॉर्म इक्वेशन लिखी होगी, इस फॉर्म में होगा तो वो स्ट्रेट लाइन आएगी। तो जो ये इक्वेशन थी जो लॉग के रूप में हमने ली, ये इक्वेशन लॉग लॉग ग्राफ कहलाता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आती है, लॉग लॉग ग्राफ। ठीक है जी, लॉग लॉग ग्राफ क्यों कहा गया, क्योंकि यहां भी लॉग लिया इसका भी और एरिया का भी लॉग लिया, तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। ये हम क्यों कन्वर्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन में, देखिए कि यहां पे जो ग्राफ ये आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कि ये ग्राफ जब आगे बढ़ता है तो आगे क्या होगा, ये सपोज कीजिए यहां से आगे बढ़ा, ये कांस्टेंट आता है, एरिया बढ़ाते जाओ स्पीसीज जो होती है वो ज्यादा नहीं बढ़ती है। तो यहां पे एक कितना एरिया बढ़ाया और कितनी स्पीसीज बढ़ी, यहां पे कांस्टेंट आ जाता है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इससे क्लियर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि एरिया बढ़ाने पे स्पीसीज कितनी बढ़ी। तो इसको सॉल्व करने के लिए या शॉर्ट रूप में करने के लिए, समझने के लिए इस ग्राफ को, जो इक्वेशन ये वाली इक्वेशन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, इसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a है। और ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। और इसमें क्या होता है, देखिए अगर थोड़ा सा भी एरिया बढ़ता है तो कितनी स्पीसीज बढ़ी या कितनी स्पीसीज कम हुई हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ये एरिया बढ़ाया, स्पीसीज इतनी बढ़ गई, थोड़ा सा एरिया बढ़ाया, स्पीसीज भी इतनी बढ़ गई, थोड़ा सा एरिया बढ़ाया तो थोड़ा सा भी एरिया बढ़ता है तो कितनी स्पीसीज बढ़ गई, वो हम क्लियरली इस ग्राफ से, स्ट्रेट लाइन जो कर्व होता है, ग्राफ होता है, इससे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इक्वेशंस हैं। आपके इक्वेशन क्यों आई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, और जब इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते हैं तो कौन सी इक्वेशन आती है, तो आपके कोई भी कंफ्यूजन अभी नहीं रहा होगा। ठीक है, अब यही जो मैंने समझाया कि अगर लॉगरिथम स्केल में लेते हैं तो वो इक्वेशन बन जाती है, जो कि इक्वेशन ये थी s इज इक्वल टू सी ए जेड। जो इक्वेशन थी ये थी हाइपरबोला की इक्वेशन, और ये इक्वेशन क्या हो जाती है, लॉग लगा दी s log c z log a, जो कि स्ट्रेट लाइन या मैं कहूं लॉग लॉग ग्राफ की इक्वेशन है। और यहां पे s क्या डिनोट करता है, s दिखाता है स्पीसीज रिचनेस, कितनी स्पीसीज होंगी, डाइवर्सिटी क्या होगी, a दिखाता है एरिया को, और यहां पे c जो होता है, c वो है y इंटरसेप्ट। c जो दिखा रहा है c, ये है कहलाता है y इंटरसेप्ट। ये y इंटरसेप्ट क्या होता है अभी समझ लेते हैं। और z जो है वो z है स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप, या इसको कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट कहलाता है, फिजिक्स में मैथ में इसके बारे में पढ़ते हैं। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है, c समझते हैं। y इंटरसेप्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज c, जिसको कहा गया y इंटरसेप्ट। ये क्या होता है, सपोज कीजिए मैंने ग्राफ खींचा और ग्राफ ये एक्सिस है, ये y एक्सिस है,
तो ग्राफ में मान लो ये ग्राफ जो मेरा आया, ग्राफ कुछ इस तरह से आया, ये ग्राफ है, ठीक है जी। तो ये सी क्या होता है, जिसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। ये क्या होता है कि ये जो ग्राफ हमारा ये ग्राफ है, इसने ये वाई एक्सेस जो है इसको यहां पे काटा, तो ये एरिया जो यहां से लेके ये डिस्टेंस होती है, ये एक्स एक्सेस की यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस जो मैं दिखा रहा हूं, ये कहलाता है सी, जिसको कहा जाता है वाई इंटरसेप्ट। ठीक है जी, ये वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। समझ में आ गया कि ग्राफ वाई एक्सिस को कहां पे काट रहा है, तो एक्स एक्सिस से यहां से लेके और यहां तक की जो दूरी होती है डिस्टेंस, वो कहलाता है वाई इंटरसेप्ट। सी इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट। क्लियर है। अब सेकंड जो चीज है वो है जेड क्या है, जिसको कहा जाता है स्लोप ऑफ लाइन। ये सारा मैथमेटिकल कंसेप्ट्स हैं, मैथ में जो बच्चे होते हैं मैथ में इस चीज के बारे में पढ़ते हैं। सी आपके समझ में आ गया, वाई इंटरसेप्ट। जेड क्या होता है, जेड देखते हैं क्या होता है जेड, जेड को समझते हैं। जेड दिखाता है लाइन का स्लोप, और स्लोप क्या होता है कि देखिए, अगर ये जो मैं यहां से स्ट्रेट लाइन खींच दूं, ये एंगल जो होता है, ये एंगल टेन एंगल, टेन जो भी एंगल होगा टेन थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है ये दिखाती है स्लोप को। जो एरिया है ये कहलाता है स्लोप, और इसको देखो स्लोप को डिनोट करते हैं जेड से। जेड क्या है, टेंजेंट वैल्यू है इस जो ग्राफ आया उसकी, टेन थीटा कुछ भी हो सकता है, तो टेन थीटा जो वैल्यू आती है एंगल की, जो टेन वैल्यू आती है वो कहलाता है जेड, या स्लोप कहलाता है, स्लोप ऑफ ए ग्राफ, या इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो जेड क्या हो गया, जेड हो गया रिग्रेशन कोफिशिएंट या स्लोप ऑफ द ग्राफ कोफिशिएंट। क्लियर है सारी चीजें। सी क्या हो गया आपके समझ में आ गया, जेड क्या हो गया आपके समझ में आ गया, एस है स्पीसीज रेजिस्टेंस होगी, ए हो गया एरिया। तो ये ग्राफ है। अब आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में ग्राफ दिया हुआ है उस ग्राफ को देखते हैं, क्या ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, ये ग्राफ दिया हुआ है, और इस ग्राफ में क्या क्या जो चीजें आपको अभी अभी समझाई, देखिए ये जो लाइन दिखा रखी है, ये एस इजिकल टू सी ए जेड, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए है इक्वेशन। और अगर इसको लॉगरिथम लेते हैं, स्ट्रेट लाइन लॉग लॉग स्केल लेते हैं, लॉग लॉग ग्राफ लेते हैं, जैसा हमने देखा, तो ये इक्वेशन आ जाती है यही वाली, लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। ये एक्स एक्सिस है, एरिया लिया, और ये वाई एक्सिस है जहां पे स्पीसीज रिचनेस लेते हैं। तो ये ग्राफ आपके बिल्कुल अभी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए z की जो वैल्यू है, z की वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। द वैल्यू ऑफ z लाइन, जिसको रिग्रेशन कोफिशिएंट कहा जाता है, इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2 रिगार्डलेस ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ द रीजन। कि जो z की वैल्यू होती है, अगर हमने एरिया बहुत कम लिया है, एरिया बहुत छोटा एरिया लिया है, तो z की वैल्यू काफी कम होती है, 0.1 से 0.2 होती है। क्लियर है। The species area relationship among very large areas like the entire continent, the slope of the line will be much steeper. That is z value in the range 0.6 to 1.2. कि अगर ज्यादा एरिया हमने रिसर्च कर लिया है, एक तो ये है कि मान लो हमने केवल 2 किलोमीटर का एरिया लिया है, 2 किलोमीटर का एरिया लिया है अपने देखने के लिए कि कितनी स्पीसीज 2 किलोमीटर के एरिया में है, तो जो z की वैल्यू होती है वो काफी कम होती है, 0.1 टू मान लो 0.2 तक। ठीक है जी। अगर हमने एरिया ले लिया ज्यादा, कि मान लो 100 किलोमीटर का एरिया ले लिया, ज्यादा एरिया ले लिया, और इवन कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं कि एक महाद्वीप ले लिया, कि पूरे महाद्वीप में एक कॉन्टिनेंट में कितनी स्पीसीज हैं, तो z की जो वैल्यू आती है वो z की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, वो आती है 0.6 से लेके 1.2। इससे क्या फर्क पड़ा ग्राफ के अंदर, मैं समझा देता हूं। जो ये आपको ग्राफ दिखा रखा है, सिंगल ग्राफ दिखा रखा है, ये इस तरह का ग्राफ जो दिखा रखा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखा रखा है, ये आता है जब z की वैल्यू काफी कम होती है। कम होगी तो ग्राफ सिंगल स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगा जैसे ये दिखा रखा है। ठीक है जी। कि मान लो मैं ग्राफ खींची, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स जेड की वैल्यू काफी कम है जो कि पहले केस में थी 0.1 0.2, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। अगर जेड की वैल्यू बढ़ा दी 0.6 1.2 कर दी, कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पे जो एरिया आता है, ये जो लाइन आती है ये काफी स्टीपर हो जाती है। स्टीपर मतलब पहले ऐसी लाइन थी, अब ये लाइन स्टीपर हो जाती है, सीधी हो जाती है, सीधी ऐसे जेड की वैल्यू बढ़ने पे।
तो z की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर हम कॉन्टिनेंट की ज्यादा लंबे की बात करेंगे तो वहां पे स्पीसीज भी ज्यादा होंगी। तो ये स्टीपर लाइन रेड रेड दिखा रखा है आपको, ये स्टीपर लाइन है अगर z की वैल्यू ज्यादा है जो कि कॉन्टिनेंट में होती है, और z की वैल्यू कम कहां पे, अगर एरिया कम होता है। The fruit eating birds and mammals in the tropical forest of different continents, the slope is found to be 1 to 1.5 या 1.15। तो हम अगर एनिमल्स की बात करते हैं कौन कौन से, जो फ्रूट खाने वाले हैं, फ्रूगिवोरस एनिमल या मैमल्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो जेड लाइन है, जो जेड स्लोप है उसकी वैल्यू आती है 1.15, जो कि करीब करीब इस जैसी ऐसी रेड लाइन मैंने शो कर रखी है। तो आपको जेड लाइन क्या होती है, तो उसमें वैल्यूज पता चल गई कि जो स्पीसीज है कम ज्यादा कैसे होती है। क्लियर। अब इंपोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, कि जो स्पीसीज है उनकी हाई डाइवर्सिटी का क्या इंपोर्टेंस रहती है किसी भी इकोसिस्टम के लिए। अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिस्ट, कम्युनिटी विद मोर स्पीसीज टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विद लेस स्पीसीज। जितनी ज्यादा स्पीसीज होंगी वो इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब है कि स्टेबिलिटी के लिए कोई भी कम्युनिटी है उसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि वो स्पीसीज वहां पे स्टेबल रहे। पहला है, इट शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। कम्युनिटी को स्टेबिलिटी के लिए पहला होना चाहिए कि जो उसका प्रोडक्टिविटी है उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए प्रोडक्टिविटी टाइम के अनुसार। दूसरा है, इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस और नेचुरल और मैनमेड, कि जो हमारी कम्युनिटी है, जो वहां का स्पीसीज है, वो रेजिस्टेंट होनी चाहिए, जो भी कोई भी नेचुरल डिस्टर्बेंस होए, चाहे बाढ़ आए या सूखा पड़े या कोई मैनमेड डिस्टर्बेंस होए, उसके प्रति रेजिस्टेंट होनी चाहिए। मतलब ये नहीं स्पीसीज कम हो गई या स्पीसीज बहुत ज्यादा बढ़ गई। तीसरा, इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज। इसका मतलब क्या है जी, कि कोई भी अगर बाहर एलियन स्पीसीज होता है कि बाहर से कोई स्पीसीज ले आए, सपोज करिए आप हरियाणा में रह रहे हैं या आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो किसी दूसरे देश से वहां से स्पीसीज किसी पौधे की ले आए, उसे कहते हैं एलियन स्पीसीज। तो एलियन स्पीसीज आने के बाद भी जो नेचुरल स्पीसीज वहां पे हैं जो रहने वाली, उन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो रेजिस्टेंट होनी चाहिए। तो ये तीन कैरेक्टर होते हैं जो किसी भी पॉपुलेशन की जो स्टेबिलिटी है उसको बढ़ाते हैं। क्लियर। डेविड टिलमैन्स long-term experiments on ecosystem found that plots with more species showed less year-to-year variation in total biomass। उसने डेविड टिलमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में जो ग्राफ प्लॉट किए, उसने बताया कि जो स्पीसीज होती हैं, जो स्टेबिलिटी जहां इकोसिस्टम में हम बात करते हैं, तो वहां पे ईयर टू ईयर जो वेरिएशन होती है टोटल बायोमास में वो ज्यादा नहीं होती है, या ये कह सकते हैं जो टोटल प्रोडक्टिविटी होती है वो कांस्टेंट होती है। ही आल्सो शोड दैट इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी। उसने ये भी बताया डेविड टिलमैन ने कि अगर जो डाइवर्सिटी इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी वहां पर बढ़ जाती है। जितनी डाइवर्सिटी उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। डेविड टिलमैन के एक्सपेरिमेंट से बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है, इट इज नॉट क्लियर हाउ स्पीसीज रिचनेस कंट्रीब्यूट टू वेलबींग ऑफ एन इकोसिस्टम, बट इट इज एनफ टू रियलाइज दैट rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the survival of the human race on the planet। ये कह रहा है जो स्पीसीज की रिचनेस है, वो डाइवर्सिटी है, वो यही नहीं केवल इकोसिस्टम के लिए जरूरी है, इकोसिस्टम हेल्थ के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि जो मनुष्य है, मनुष्य की प्रजाति, वो इस प्लैनेट पे रह सके, सरवाइव कर सके, उसके लिए भी इकोसिस्टम या स्पीसीज की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या है जी, कि डज इट रियली मैटर टू अस इफ ए स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, कि कोई स्पीसीज है वो खत्म हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है,
तो इसका कुछ हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा या हमारे लिए कुछ सोचने वाली बात है? क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 है, वुड वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम्स बी लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ इट्स ट्री फ्रॉग स्पीसीज इज लॉस्ट फॉर एवर? हमने पढ़ा कि जो वेस्टर्न घाट होते हैं वहां पे जो स्पीसीज होती हैं सबसे ज्यादा रेस्टनेस पाई जाती है। जो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स हैं डायवर्सिटी के, उसमें से वेस्टर्न घाट इंडिया का एक हॉटस्पॉट है। तो अगर इसकी कोई स्पीसीज है फ्रॉग की, वो खत्म हो जाए तो क्या वेस्टर्न घाट के इकोसिस्टम पे कोई फर्क पड़ेगा? थर्ड, हाउ इज आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड इफ वी से इंस्टेंट 20,000 वी हैव ओनली 15,000 स्पीसीज ऑफ आंट्स ऑन अर्थ? कि अगर धरती के ऊपर 20,000 आंट्स की स्पीसीज की जगह 15,000 स्पीसीज केवल रह जाएं, 5,000 स्पीसीज खत्म हो जाएं, तो क्या क्वालिटी पे अर्थ कोई फर्क पड़ेगा? तो ये 3 क्वेश्चन है जो कि हमें बता रहे हैं कि अगर स्पीसीज की डायवर्सिटी कम हो जाती है तो हमारे इकोसिस्टम पे, हमारी लाइफ पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ये समझाने के लिए कि भाई कोई स्पीसीज खत्म हो जाए क्या फर्क हमारा पड़ेगा इकोसिस्टम पे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पॉल एलरिच। और पॉल एलरिच ने एक हाइपोथेसिस दी। उन्होंने बताया, हाइपोथेसिस का नाम था जो उन्होंने दिया, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस ट्राइड टू एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज। और ये हाइपोथेसिस जो थ्योरी दी वो बताती है कि स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी होती है वो सर्वाइवल के लिए क्यों जरूरी होती है। तो क्या बताया पॉल एलरिच ने अपनी हाइपोथेसिस में? द हाइपोथेसिस अज्यूम द इकोसिस्टम टू बी एन एरोप्लेन। जो इकोसिस्टम होता है वो एक एरोप्लेन जैसा होता है। एंड द स्पीसीज टू बी रिवेट्स ज्वाइनिंग ऑल पार्ट्स टुगेदर। कि सपोज कीजिए कि ये एक एरोप्लेन है। एरोप्लेन किसकी जैसा होता है? जैसा हमारा इकोसिस्टम होता है। ठीक है जी, ये हमारा इकोसिस्टम जैसा होता है। इकोसिस्टम जैसा एरोप्लेन हो गया। और एरोप्लेन के छोटे छोटे नट बोल्ट होते हैं। रिवेट्स का मतलब होता है नट बोल्ट, जो अलग अलग हिस्सों को जोड़ के रखते हैं। ठीक है जी, रिवेट मतलब नट या बोल्ट होते हैं जो एरोप्लेन के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं। और जो नट बोल्ट होते हैं वो किसके जैसे होते हैं? स्पीसीज के जैसे होते हैं, जैसे एक इकोसिस्टम में अलग अलग स्पीसीज होती हैं। ठीक है जी, एक एरोप्लेन है वो इकोसिस्टम जैसा है हमारे, और जो उसके छोटे छोटे नट बोल्ट्स हैं जो अलग अलग हिस्सों को जोड़ के रखते हैं एरोप्लेन के, वो हमारे स्पीसीज जैसे हैं, जैसे अलग अलग स्पीसीज एक इकोसिस्टम के अंदर रहते हैं। तो अब क्या होगा जी? अब ये होगा कि सपोज करिए कि उस एरोप्लेन के अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो क्या करते हैं, इफ एवरी पैसेंजर पॉप्स ए रिवेट टू टेक होम, अगर हर एक पैसेंजर एक एक बोल्ट खोलता है एरोप्लेन से और अपने घर ले जाता है। एक एक बोल्ट खोलने का मतलब क्या है कि जो स्पीसीज है वो इकोसिस्टम के अंदर धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। जैसे एरोप्लेन के बोल्ट्स कम हो रहे हैं, और एरोप्लेन के बोल्ट किसके जैसे माने उसने? स्पीसीज के जैसे माने, तो स्पीसीज खत्म हो रही है किसी इकोसिस्टम में। इट मे नॉट अफेक्ट द फ्लाइट सेफ्टी इनिशियली, कि कोई पैसेंजर है वो नट बोल्ट खोल ले गया, दूसरा पैसेंजर और नट बोल्ट खोल गया, तो इनिशियली क्या होगा? फ्लाइट की सेफ्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कम नट बोल्ट खोलने से। वैसे ही जो हमारा इकोसिस्टम है, अगर उसमें भी पहले कुछ स्पीसीज खत्म हो जाएं, बट उससे इकोसिस्टम पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट विद मोर टाइम, मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड, द प्लेन बिकम्स डेंजरसली वीक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और पॉल एलरिच कहते हैं कि अगर लगातार पैसेंजर्स नट बोल्ट खोल के ले जाते रहे तो धीरे धीरे क्या होगा? नट बोल्ट ज्यादा खुलने लगेंगे, तो जो हमारी फ्लाइट होगी या प्लेन होगा उसमें जो फ्लाई हम लोग कर रहे हैं वो काफी कमजोर होता जाएगा, और जो हमारी फ्लाइट है वो काफी वीक होगी, डेंजरस होगी हमारे लिए, क्योंकि उसका जो स्टेबिलिटी होगी, मजबूती होगी, वो काफी कम हो जाएगी। वही बात हमारे इकोसिस्टम के लिए लागू होती है कि इकोसिस्टम में अगर स्पीसीज है वो स्पीसीज कम होती जाए लगातार, तो डेफिनेटली हमारा इकोसिस्टम है उससे प्रभावित होगा। अब अगली बात क्या कहता है? लॉस ऑफ ए रिवेट ऑन विंग्स की स्पीसीज दैट ड्राइव्स मेजर इकोसिस्टम फंक्शंस, कि अगर इज मोर सीरियस थ्रेट टू द फ्लाइट सेफ्टी
देन लॉस ऑफ ए फ्यू रिवेट्स ऑफ सीट विंडोज और द प्लेन। ये कहता है कि अगर मान लो जो पैसेंजर्स हैं वो नट बोल्ट खोलते हैं विंडोज के सीट के, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा फ्लाइट के ऊपर या फ्लाइट की सेफ्टी के ऊपर। अगर नट बोल्ट खोल दिए जाते हैं विंग्स के, जिसने विंग्स को जोड़ रखा है, जो ये विंग्स हैं, विंग्स को जोड़ने वाले नट बोल्ट्स हैं, अगर वो खुलने शुरू हो गए तो डेफिनेट सी बात है कि ये विंग्स काफी कमजोर हो जाएंगे और प्लेन नीचे गिर जाएगा, क्योंकि विंग्स टूट के अलग हो जाएंगे। तो वैसे ही कुछ स्पीसीज जो इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो इकोसिस्टम काम कर रहा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, अगर वो स्पीसीज ही खत्म हो जाएं तो डेफिनेट सी बात है इकोसिस्टम जो है वहां का वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस हाइपोथेसिस से ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई कि जो स्पीसीज हैं वो इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उनकी डायवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी का लॉस कैसे हो रहा है देखिए। The biological wealth of our planet has been declining rapidly, and the accusing figure is clearly pointing out the human activities, और वो एक्टिविटीज क्या है, ओवर पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है। कि जो लॉस हो रहा है बायोडायवर्सिटी का उसके लिए जिम्मेवार कौन है, हम खुद जिम्मेवार हैं, हमारी एक्टिविटीज जिम्मेवार हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे वो अर्बनाइजेशन हो या वो ओवर पॉपुलेशन हो। The colonization of tropical Pacific Iceland by humans had led to the extinction of more than 2000 species of native bird। जो ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड है, जो हमारी एक्टिविटीज हुई ह्यूमंस की, वहां पे कॉलोनाइजेशन हुआ, कॉलोनी बसा दी, लोग रहने लगे, उससे 2000 स्पीसीज थी नेटिव बर्ड्स की, जो वहां पे बर्ड्स रहते थे, वो खत्म हो गई। आईयूसीएन कहता है, आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचर एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आईयूसीएन है, उसने एक रेड लिस्ट तैयार करी 2004 में और एक बुक भी बनाई जिसको रेड बुक डाटा भी कहते हैं, रेड बुक डाटा। और ये रेड बुक क्या कहती है, ये उन स्पीसीज को बताती है जो स्पीसीज अब खत्म हो गई हैं या तो ये खत्म होने वाली हैं, जिनको खतरा है। तो 2004 में आईयूसीएन ने बताया एक्सटेंशन ऑफ 784 स्पीसीज खत्म हो गई हैं, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट की स्पीसीज हैं, 359 इनवर्टिब्रेट की स्पीसीज हैं और 87 प्लांट्स की स्पीसीज हैं, जो कि लास्ट 500 ईयर्स में धरती से खत्म हो चुकी हैं। तो 2004 में डॉक्यूमेंटेड था, अभी 16 साल इसको हो गए लगभग, तो 784 स्पीसीज हैं, पिछले 500 सालों में वो खत्म हो गई हैं, लॉस्ट हो गई हैं, एक्सटेंट हो गई हैं। सम लेटेस्ट एग्जांपल कौन से हैं, डोडो बर्ड था मॉरिशस का, जो कि एक्सटिंक्ट हो गया है, खत्म हो गया है, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेगा बर्ड था अफ्रीका का, वो एक्सटिंक्ट हो गया है, खत्म हो गया है। थाइलेसीन था ऑस्ट्रेलिया का, खत्म हो गया है। सिलर्सी काउ रसिया का था, रसिया में होता था, वो एक पक्षी, खत्म हो गया है। एंड 3 सब स्पीसीज बाली, जावा और कैस्पियन ऑफ टाइगर, टाइगर की 3 स्पीसीज खत्म हो गई है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका एक्सटिंक्शन हो गया है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। The last 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 species। लास्ट जो हमारे ईयर्स हैं उसमें 27, लास्ट 20 साल में 27 स्पीसीज डिसअपियर हो गई हैं। प्रेजेंटली 12% ऑफ बर्ड स्पीसीज, 23% ऑफ मैमल स्पीसीज, 32% of all amphibian species and 31% of all gymnosperm species in the world faces the threat of extinction। पूरे वर्ल्ड के अंदर 12% स्पीसीज है बर्ड्स की, 23% एनिमल स्पीसीज है, 32% एम्फीबियन की स्पीसीज है और 31% जिम्नोस्पर्म्स की स्पीसीज है, जिनको की खत्म होने का खतरा है, जिनको थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है। अगर हमने जल्दी ही कोई कदम नहीं उठाया तो इतनी स्पीसीज नष्ट हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। और सबसे ज्यादा किसकी स्पीसीज होंगी, 32% एम्फीबियन की स्पीसीज होंगी। The grim scenario of extinctions is the fact that more than 15,500 species worldwide are facing to threat of extinction। ये सिनेरियो है कि जो 15,500 स्पीसीज हैं वर्ल्ड की, वो फेस कर रही हैं एक्सटिंक्शन को। Since the origin and diversification of life on Earth,
देयर वर 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। कि अगर धरती की बात करते हैं तो अब तक 5 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं। कि मान लो अब से जो लाइफ है जब धरती पे शुरू हुई उससे पहले, ह्यूमन एक्टिविटीज से पहले, ह्यूमन के आने से पहले धरती पे 5 एपिसोड हुए हैं जिसमें स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई हैं। तो जो नेक्स्ट एपिसोड चल रहा है वो 6th एपिसोड चल रहा है, और ये जो 6th एपिसोड है वो काफी डेंजरस है पिछले 5 एपिसोड से। तो हाउ द 6th एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड। कि जो एक्सटिंक्शन हो रहा है, जिसका 6ठा चरण चल रहा है, जो 6th एक्सटिंक्शन का जो प्रोसेस है वो ज्यादा डिफरेंट क्यों है पिछले 5 जो प्रोसेस हुए, एपिसोड्स हुए स्पीसीज के डिस्टिंक्शन के, जब ह्यूमन इवॉल्व भी नहीं हुआ था। तो 5 एपिसोड हो चुके एक्सटिंक्शन के, वो क्या थे? डिफरेंस ये था, द डिफरेंस इज द रेट था, द करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट आर एस्टिमेटेड 100 to 1000 times faster than the pre-human times and our activities are responsible for the faster rate। कि जो एक्सटिंक्शन का रेट है वो बहुत ज्यादा है। जो पिछले एक्सटिंक्शन हुए, जो पहले लाइफ या स्पीसीज नष्ट हुई धरती पे, उससे 100 या 1000 टाइम फास्टर हो रहा है ये रेट। अगर ये रेट इतना फास्टर होता रहा तो जल्द ही क्या होगा, सारी स्पीसीज धीरे धीरे लॉस्ट हो जाएंगी। इकोलॉजिस्ट वार्न दैट इफ द प्रेजेंट trends continue, nearly half of all the species on earth might be wiped out within the next 100 years। कि अगर स्पीसीज ऐसे ही खत्म होती रही, इसी रेट से खत्म होती रही, तो अराउंड हाफ ऑफ ऑल स्पीसीज जो प्रजातियां हैं, आधी से ज्यादा प्रजातियां अगले आने वाले 100 सालों में धरती से विलुप्त हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। अब है बेटा कि रिजल्ट्स क्या होंगे बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के किसी भी रीजन में। कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाए तो क्या क्या रिजल्ट्स होंगे? ये रिजल्ट्स होंगे, प्लांट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, पहला। लोअर रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल पर्ट्यूबेशन सच एज ड्रॉट, फ्लड्स। जो हमारा पर्यावरण में ड्रॉट और सूखा होते हैं उसके प्रति रेजिस्टेंट पावर वो खत्म हो जाएगी, मतलब ज्यादा सूखा होगी या ज्यादा बाढ़ आएगी। Third is increase variability in certain ecosystems processes such as plant productivity, water use, pest, disease cycles। तो ये सारी चीजें हैं इकोसिस्टम के अंदर काफी असामान्य हो जाएंगी। तो ये बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के रिजल्ट्स होंगे हमारे इकोसिस्टम में जो होने वाले होंगे या किसी भी रीजन में होने वाले होंगे। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने देखा कि स्पीशीज जो है वो कैसे एक्सटिंक्ट हो रही है, कैसे खत्म हो रही है, क्या क्या उनको खतरे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो स्पीसीज लॉस हो रहा है, एक्सटिंक्शन हो रहा है, उसके मेन कारण क्या है, क्यों खत्म हो रही हैं, और कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।